बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसी मेरफ सेंट्रल टेंडेंसी की कंटिन्यूएशन। हमने इससे पहले लेक्चर में आपको मेरफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिटेल बता दिया था और उसमें हमने इसकी तीन टाइप्स जो है ना हमने डिस्कस किए थे, मीन, मीडियन और मॉड। तो मीन हमारा पहले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, तो आज हमारा जो है ना बाकी जो दो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मॉड एंड मीडियन। तो एक दफा मैं इसको रिवाइज करता जाऊं। हमने इस चैप्टर के अंदर एक सेंटर वैल्यू फाइंड करने हैं, ऐसा एक सिंगल वैल्यू जो पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसके लिए मैंने 3 टेक्निक्स बताए थे, 3 मेथड्स। उसमें से एक अर्थमेटिक मीन था और एक मीडियन और एक मॉड। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह अभी हम इस लेक्चर में मॉड और मीडियन को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मॉड से हम स्टार्ट करते हैं। मॉड जो है ना, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन ये है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। इसका कोई अनग्रुप डेटा के लिए सच कोई फार्मूला नहीं है, यही इसका फार्मूला भी है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा इज कॉल्ड मोड। ठीक है, और ये एक पोजिशनल एवरेज है। मोड जो है ना, मोड इज नॉट a calculating average like arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. It is positional average and its idea is based on repetition of value in set of data. The mode can be defined as mode is the most occurring value observation of any set of data. ठीक हो गया। तो इसके लिए ये बाकी जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन को किया था उसका प्रॉपर अनग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए प्रॉपर इसके फार्मूले थे। तो यहाँ पे इसकी ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है, लेकिन अनग्रुप डेटा के लिए सच कोई फार्मूला नहीं है। ठीक हो गया। यानी जब आपके पास डेटा अनग्रुप है तो उस वक्त आप इसको बाय गेस भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक नजर में देख के आप देखते हैं कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या द मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सा है, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ज्यादा बार जो है ना रिपीट हो गया हो, वही इसका मोड कहलाता है। ठीक है, तो आपने अनग्रुप डेटा को जस्ट देखना है और उसमें से देखना है कि कौन से वैल्यू ज्यादातर रिपीट हुए। ठीक है, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन आपके डेटा के अंदर एक ही मोड रिपीट हुआ हो तो वो यूनि मॉडल कहलाता है, यानी एक ही वैल्यू ज्यादातर रिपीट हुआ हो, या 2 वैल्यू सेम टाइम्स रिपीट हुआ है तो बाई मॉडल कहते हैं, ये 3 वैल्यू हो तो ट्राई मॉडल कहता है। इससे ज्यादा जो है ना आमतौर पर यही केसेस आ जाता है। मोस्टली आपके पास जो डेटा होता है ना वो यूनि मॉडल ही होता है, जिसमें एक ही मोड होते हैं। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल हम देते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। द डेली वेजेस रिसीव्ड बाय एन अनस्किल्ड वर्कर इन रुपीज आर 25, 20, 35, 40, 45, 60, 20, 40 एंड 40। ये जो है ना 9 वर्कर्स के जो है ना वो डेली वेजेस है। तो इसमें अगर आपने मोड देखना है तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने इसी के अंदर देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं 25 तो इसमें एक ही दफा आया हुआ है, 20 भी इसमें मेरे ख्याल में 2 दफा आए हुए हैं, 35 1 टाइम से, 40 1 2 3 टाइम से, 45 1 टाइम, 60 1 टाइम से और 22 टाइम्स। ठीक हो गया। तो इसमें कौन सा वाला ज्यादा रिपीट हुआ है? 40। ठीक है, 40 जो है ना यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 22 टाइम्स है। 20 भी 3 टाइम्स होता तो हमारे पास मोड जो है ना वो 20 भी हो जाता और 40 भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 जो है ना ज्यादातर द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज जो है ना 40 है यहाँ पे। तो आपका जो मोड हो जाएगा इस डेटा का क्या होगा? मोड इज 40। ठीक हो गया, बिकॉज इट इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो ज्यादा दफा रिपीट हुआ है, इसलिए ये मोड है। ठीक है, और यूनि मॉडल, बाई मॉडल और ट्राई मॉडल का यही है। अब अगर एक ही
वैल्यू ज्यादा दफा रिपीट हुआ है तो यूनी मॉडल हो जाएगा ऑब्जर्वेशन के अंदर, डेटा के अंदर। और दो वैल्यू सेम टाइम्स रिपीट हुआ वो मोस्टली, तो वो आपके पास बाई मॉडल, और 3 हो तो ट्राई मॉडल हो जाएगा। और अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ हो, मतलब सेम एक ही दफा आ रहा हो, तो इसका मतलब उस डेटा के अंदर जो है ना वो कोई मॉड ही नहीं है। ठीक है, तो अभी ये जो एग्जांपल हमने, खैर ये कुछ वैल्यूज मैंने खुद से बना के यहाँ पे लिखा है, तो इसमें कौन सा हो गया मॉड, 40 हो गया। और क्यों हो गया 40, क्योंकि 40 फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है, ज्यादातर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। और इस डेटा को हम क्या कहेंगे फिर, यूनी मॉडल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही मोड है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप डेटा के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको पता है जो ग्रुप डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी उसके साथ दी हुई होती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और क्लासेस बने हुए होते हैं। ठीक है ना, ये पहले हमने काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं ग्रुप डेटा का। फॉलोइंग टेबल गिव्स कॉलर साइज ऑफ शर्ट सोल्ड एट बिग स्टोर। ठीक है, लेट सपोज कोई भी एक एग्जांपल है, इसे उठाया है मैंने, ठीक है ना। तो ये कॉलर साइज दिया हुआ है 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, और शर्ट सोल्ड जो है ना 5, इस कॉलर साइज के इतने शर्ट सोल्ड हुए, इसके 10 और इसके 5 और इसके 12 इसके। ठीक हो गया। मोड इज अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लासेस बाय मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग दिस फार्मूला। उस वक्त आपने ये फार्मूला यूज करना है जब आपके पास ग्रुप डेटा हो, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। मोड इज इक्वल टू L plus Fm minus F1 divided by Fm minus F1 plus Fm minus F2 multiplied by H। ठीक है। इस फार्मूले के अंदर भी दो चीजों से आप जो है ना, पहले आपको पता है, वाकिफियत है आप, जैसे L है और H है, हमने पहले ही जो है ना उसमें डिस्कस किया हुआ है कि L जो है ना वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, और जो FM है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गया। F1 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास, और H आपके पास क्या है, ये तो आपको पता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। ठीक हो गया। तो इसमें पहले आपने एक चीज आपने यहाँ पे जो है ना समझना है, मॉडल क्लास को पहले आपने समझना है। आपके पास देखो कितने क्लासेस यहाँ पे, 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। उन सारे क्लासेस से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने सबसे पहले इसमें से मॉडल क्लास कौन सी है ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी इन 5 क्लास में से एक क्लास ऐसा है जिसे मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक हो गया। अब वो कैसे पता चलेगा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के लिए यहां पे आप लिखें मॉडल क्लास इज इक्वल टू, मॉडल क्लास इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉडल क्लास इज इक्वल टू द क्लास, ऐसा क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। ये आपके पास मॉडल क्लास के आप डेफिनेशन समझते हैं इसको। ठीक है ना, मॉडल क्लास क्या है जी, ऐसा एक क्लास जिसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उसको मॉडल क्लास कहेंगे। पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, फिर उसके अंदर से हमने एल और ये वो सारी चीजें फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताओ कौन सा है इसमें से मॉडल क्लास, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस क्लास की तो 5 है, इस क्लास की 10 है, इस क्लास की 15 है, इस क्लास की 12 है और इस क्लास की 8 है। तो किसकी ज्यादा है, ये 14 और 16 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये वाली जो क्लास है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएंगे। 14 to 16 क्या है आपके पास, मॉडल क्लास है। ठीक हो गया। हेयर मॉडल क्लास इज 14 16। ठीक हो गया। यहां पर आपके पास मॉडल क्लास 14 to 16। क्लियर है जी। अच्छा, अब हम इसके अंदर से ढूंढते हैं। अब मैंने कहा था लोअर एल क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये चीज जरा जहन में डाल दें
क्लास बाउंड्री का कहा है उसने, क्लास लिमिट नहीं कहा है। एल जो है ना वो लोअर क्लास बाउंड्री होता है, क्लास लिमिट नहीं होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन इस तरह से दे दे। जैसे अभी इसमें देखो 12 से 10 से 12 था, 12 पे खत्म था तो अगली क्लास 12 से ही शुरू हो रहा था। 14 पे खत्म था तो अगली क्लास 14 से ही शुरू हो गया। 16 पे खत्म था तो अगली क्लास 16 पे ही शुरू हो गया। यानी पहली क्लास की अपर, दूसरे की लोअर, दूसरे के अपर, तीसरे की लोअर मैच कर रहा है, सेम आ रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक हो गया, एक जैसे आ रहा है तो इसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। ऐसा ही है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया था क्लास बाउंड्री को कि अगर पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, दूसरी क्लास की लोअर और दूसरे की अपर, तीसरे की लोअर, इस तरह से अगर वो ओवरलैप करता जाए तो वो क्लास बाउंड्री है। तो यहाँ पर ये बेसिकली आपके पास क्लास क्वेश्चन में ही क्लास बाउंड्री दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट 14 को एज ए एल लेना है, क्योंकि मजीद इसको बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही क्लास बाउंड्री ही बना के दिया हुआ है। ठीक है। और अगर लेट सपोज यही क्लास आपको कुछ इस तरह से बना के देता, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 से 12 होता, ठीक है, फिर अगली क्लास 12 से शुरू होने की बजाय 13 से, ठीक हो गया ना, 13 से 15 होता, फिर अगली क्लास 15 की बजाय क्या हो जाता, 16 टू 18 हो जाता। अब इसमें आप देख ले, इस तरह से अगर लेट सपोज आपकी क्लास आ जाता जिसमें आप ये 12 पे खत्म हो रहा है तो अगला 12 पे नहीं शुरू हो रहा है, 13 पे शुरू हो रहा है। ये 15 पे खत्म हो रहा है तो अगला 15 पे शुरू नहीं हो रहा है बल्कि 16 पे शुरू हो रहा है, तो ये क्लास लिमिट होता। फिर हमने एल डायरेक्ट इसको 13 को या 10 को या 16 को हम एल नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो क्लास बाउंड्री होता है। तो फिर हमने क्या करना था इस केस में हमने पहले इस क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में चेंज करना था, उसके बाद वैल्यूज लेना था। मिसाल के तौर पर आप कैसे चेंज करते हैं बाउंड्री में, इससे 0.5 माइनस करते हैं तो ये आपके पास 9.5 बन जाता। 12 में 9.5 को प्लस करते हैं तो ये 12.5 बन जाता। ठीक हो गया। फिर अगली के लिए 13 में से माइनस करता 0.5 तो 12.5 हो जाता, और आगे के लिए 15 में प्लस करता तो ये 15.5 बन जाता। समझ में आ गया ना? ठीक है। और इसी तरह ये 15.5 पे खत्म हुआ है तो आगे वाला 16 है, 16 से 0.5 माइनस करता तो ये 15.5 हो जाता, और आगे वाला 18 है तो उस पर प्लस करता तो फिर ये 18.5 हो जाता। तो आप देख ले, अब आपके पास पहले वाली जो क्लास गिवन है, ये वाली जो है ऐसे गिवन होता जिसमें ओवरलैप नहीं करता, तो ये सारे आपके पास क्लास बाउंड्री नहीं है बल्कि ये क्लास लिमिट है। और अगर इस तरह से गिवन हो, ठीक है ना, जैसे आपको नजर आ रहा है 9.5 से 12.5, 12 पॉइंट पे खत्म हो गया था तो 12.5 से ही स्टार्ट हो रहा है आगे, फिर 15.5 पे खत्म हो रहा है तो आगे अगली क्लास 15.5 से शुरू हो रहा है, तो फिर ये क्लास बाउंड्री हो जाता है। क्या हो जाता? CB इसे कहते हैं क्लास बाउंड्री। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखना था। फिर लिमिट देता तो बाउंड्री में चेंज करने के बाद हमने एल फाइंड करना था। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन गिवन है वो तो खैर आपका क्या है जी, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप लोग बाद में शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई आपको समझाने के लिए था। ठीक है ना, आप इसको देख के राइट डाउन कर लेना। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी क्लास बाउंड्री में दिया हुआ है, तो हमें फिर क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज क्लियर हो गया कि ये क्लास बाउंड्री ही दिया हुआ है तो एल हम इसी से मालूम करेंगे। तो क्लास मॉडल क्लास कौन सा था हमारा? 14 और 16। तो उसकी जो पहली जो वैल्यू होगी वो अपर क्लास लिमिट 14 अपर क्लास बाउंड्री, और दूसरी वैल्यू 14 लोअर क्लास बाउंड्री और 16 अपर क्लास बाउंड्री। और हमें एल चाहिए, एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास की लोअर क्लास, तो ये 14 आपके पास एल हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले में एल की जगह हमने 14 लिखना है। अब हम आते हैं एफएम को। एफएम कहते हैं जी मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये आप इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 5 है, 5, 10, 15, 12, 8, 5 फ्रीक्वेंसी, उसमें से वो फ्रीक्वेंसी लेना है जो उसी मॉडल क्लास की हो, एफएम। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 15। तो इस एफएम की जगह हमने क्या लिखना है? 15 लिखना है। अब आते हैं F1। F1 क्या है जी? फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से
मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी। अब ये मॉडल क्लास है, इससे पीछे कौन से है, 12 है, 12 तो आगे है, फिर कौन सा है, 10 है, 10 है ना। तो ये आपके पास 10 जो है ना वो आपके पास F1। और अब आते हैं जी F2। F2 फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से नेक्स्ट, मॉडल क्लास के आगे जो फ्रीक्वेंसी आता है वो क्या है, 12। तो 12 आपके पास F2 हो गया, मिल गया। H रह गया, H को हम कहते हैं हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वेट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है ना, यानी इन क्लास का डिफरेंस। तो माइनस करो जी, 10 माइनस 12 2, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 14, किसी भी दोनों अपर और लोअर को डिफरेंस ले लो, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ मॉडल क्लास। तो 14 माइनस 16 माइनस 14 करो तो 2 आ गया। तो H की जगह हमने 2 लिखना है। अगली स्लाइड में मैं इन्हीं वैल्यूज को फार्मूले में पुट किया हुआ है, देखें जी, ठीक हो गया। मॉडल क्लास इज 14 16 बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, ठीक हो गया। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे फार्मूला में इसको हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो आपके पास मीडियन क्या आ गया, मोड क्या आ गया, 15.25। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने जो है ना ग्रुप डेटा से, ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला यूज करके आपने मोड मालूम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ इनके प्लस हैं, जिस तरह उसके थे अर्थमेटिक मीन के थे, तो इस मोड के भी हैं प्लस एंड माइनस पॉइंट है, ठीक है ना। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, इट इज पोजिशनल एवरेज, ठीक हो गया। इट्स कंसेप्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, it is not affected by extremely large and small value. In some cases, it may be obtained by just inspection, useful for non-quantitative data. ठीक हो गया। ये देखो जी, इसमें ये तो पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। पोजिशनल एवरेज को आप फाइंड करते हैं इससे, पोजीशन के हिसाब से आपसे मतलब फाइंड करना है ना कि एक डेटा के अंदर किस वैल्यू की क्या पोजीशन है, कितनी दफा वो आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है ना, ये भी मतलब समझ में आ जाते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट, समझने में आसानी है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, अरिथमेटिक मीन में भी था ये, और यहां पर भी है। अब ये चीज देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज इन स्मॉल वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन क्या था, उसमें अगर एक बड़ी वैल्यू आ जाता या बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाती, इससे एक वैल्यू आ जाता जो बाकी डेटा से मैच ना करता हो, तो वो इफेक्ट करता था उसका रिजल्ट, ठीक है ना। यानी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इस 1 से 10 तक है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 99 या 100 में है, तो जब हम अरिथमेटिक मीन मालूम करता तो वो आपको गलत आपका रिजल्ट दे देता आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो आउटलेयर्स हो जाता, वो एक्सट्रीम वैल्यू जो है ना उसको अफेक्ट करता है। यहां पर एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। इसकी एक गुड पॉइंट ये है कि मोड जो है ना वो एक्सट्रीमली लार्ज या स्मॉल वैल्यू हो तो वो इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, इसी तरह कुछ केसेस में ये जस्ट इंस्पेक्शन से मालूम करते, जैसे कि अभी आपने देखा ग्रुप डेटा के लिए हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ग्रुप डेटा के लिए हम ऐसे ही अंदाजा करके या ऐसे ही देख के नहीं बता सकते, वो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला। लेकिन अनग्रुप डेटा हो तो वो आप जस्ट देख के जो है ना वो आप बता सकते हैं कि इसमें मोड क्या है। और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जो है ना, नॉन क्वांटिटेटिव यानी क्वालिटेटिव डेटा का भी आप मोड मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन आप मालूम नहीं कर सकते थे क्वालिटेटिव डेटा का, लेकिन यहां पर आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। जो भी क्वालिटेटिव डेटा गिवन है वो जो ज्यादा जो भी रिपीट हुआ होता वही उसका मोड होता है। और इसके नेगेटिव पॉइंट, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। जैसे इसका जो था पहला अनग्रुप डेटा के लिए हमने देखा तो एक प्रॉपर फार्मूले से इसको डिफाइन नहीं किया हुआ था, ठीक है। इट मे नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी आता है कि जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे ये भी मैंने आपको कहा था कि कुछ क्या पता डेटा के अंदर आप मार्क्स 5 स्टूडेंट के मार्क्स पूछते हैं तो सबके डिफरेंस हो, एक भी रिपीट नहीं हो रहा हो। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो है ना इसमें वो मोड ही लाई नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ केसेस में। और नॉट सुटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इस पे हम मजीद आगे इस पे जो है ना कोई और कैलकुलेशंस जो है ना नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक हमारा मोड था। इसके बाद मीडियन है। मीडियन शुरू करने से पहले क्वेश्चंस जो आप सबके जहन में आना चाहिए कि वो ये हो सकता है कि मोड जो है ना एवरेज कैसे हो सकता है, ठीक है। हम एवरेज को पढ़ रहे हैं ना, हम सेंटर वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ऐसे वैल्यू की बात कर रहे हैं, ऐसे एक सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं जो पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, सही है ना।
तो अर्थमेटिक मीन का तो आपको पता चल गया, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड, सबको प्लस करके जितने हैं उतने पे डिवाइड करो तो बिल्कुल एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह का क्या किस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट करते हो, तो आप देखें जी, इसकी मिसाल ये है, जब आपके पास जो डेटा होता है उसमें से जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार उसमें रिपीट हो रहा होता है ना, वो उसी की नुमाइंदगी ज्यादा होती है, ऐसा ही है ना, ठीक है। मेजोरिटी इज अथॉरिटी वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आप एवरेज भी निकाले ना, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 3 4 4 4 4 5 6 इस तरह का डेटा है, 4 3 4 दफा रिपीट हुआ है, तो आप मीन निकाले, एवरेज निकाले इसका, तो एवरेज भी 4 के आसपास में ही आएंगे और मोड भी 4 ही होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास जो डेटा है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर इस तरह का डेटा है, 1 है, 1 2 है, 3 है, ठीक है ना, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ठीक है, इस तरह का डेटा है, तो आपके पास ये हो गया 3 3 6 7 10 13, ठीक है, बल्कि 12 कर दे, चलो ये आ गया 12, ठीक है, 12 1 2 3 4 5, ठीक है, 12 और ये 5। तो इसमें आप देखें, सॉरी मीन फाइंड नहीं करना है, हम मीडियन की बात कर रहे हैं, तो सॉरी मोड की, मोड आप देख ले तो इसका मोड होता है 3, ठीक है ना, क्या होता है 3, ठीक है। तो इसमें आप अगर इसका मोड तो आ जाएगा 3, तो ये 3 किस तरह से इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक तो नजर आ रहा है कि इसमें ज्यादा दफा 3 आ रहा है, तो 3 ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो आप इसका मीन मालूम कर लें तो भी वो इसी 3 के आसपास में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर 3 + 3 6, तो 7, तो 10, तो 12, 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 कर दे, 12 डिवाइडेड बाई 5 कर दे, तो ये 2.4 समथिंग जो है ना आ जाते हैं, तो ये तकरीबन 3 के आसपास में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कहने के मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि जो भी वैल्यूज डेटा के अंदर ज्यादा दफा रिपीट हो रहा हो ना, उसी की नुमाइंदगी, उसी की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती है, वो पूरी डेटा को वही जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेशक आप चेक करना है तो आप उसके अर्थमेटिक मीन निकाल के, एवरेज निकाल के चेक कर ले, तो वो मोड के आसपास में ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी मीडियन, ठीक है। ये भी पोजिशनल एवरेज है, ये पोजीशन बताते होते हैं, ठीक है ना। पोजीशन इस तरह से बताते हैं कि बिल्कुल मिड आपको बता देते हैं, आपके डेटा को, ऑब्जर्वेशन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट आपका सेंटर बताते हैं, ठीक हो गया। मीडियन सही है, नाम आप इसके नेम से ही जो है ना जाहिर है मिड है, ठीक है, मीडियन। तो median is another important positional average like mode. The idea of median is based on exact central point of the ordered sequence of data. Thus, median can be defined. Median is a point or value of the data which divide it into 2 equal parts or equal values, making 50% value less than or equal to this and remaining 50% value larger or equal to this value. ठीक है, इसी मीडियन से इस तरह से आपका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर किसका कर देते हैं 50-50, उसमें से 50 या 50% उसी मीडियन के ऊपर होता है और 50 या 50% ऑफ डेटा इसी मीडियन के से लेस होता है, ठीक हो गया। मीडियन दूसरा है जी, मीडियन इज एन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एरे डेटा, और एक एरे डेटा का यानी एक ऐसा एक डेटा जो कि सीक्वेंस से लिखा हुआ है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो, उसका जो है ना बिल्कुल सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर होता है, उसको कहते हैं मीडियन, ठीक हो गया। तो ये आपका जो नीचे वाला डेफिनेशन है वो आपके अनग्रुप डेटा में आपको एग्जैक्टली ज्यादातर जो है ना वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि अनग्रुप डेटा में हम किस तरीके से मीडियन मालूम करते हैं। ग्रुप के लिए जो है ना खैर अलग इसका हिसाब किताब है, ठीक हो गया। तो आपने ये जहन में रखना है कि मीडियन भी मोड की तरह एक पोजिशनल एवरेज है, पोजीशन बताते हैं, ये आपको एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट देते हैं एक ऑर्डर सीक्वेंस डेटा का, ठीक है, और ये आपके डेटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, उसी मीडियन से 50% या जो है ना मेकिंग 50% वैल्यू लेस देन और इक्वल टू उसी मीडियन के
और ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी मीडियन के। 50% जो है ना वो मीडियन के ऊपर, 50% मीडियन से लेस होता है आपकी पूरे डेटा का। कहने का मतलब फिर यही होता है कि एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर वैल्यू जो है ना वो मीडियन होता है। अब हम आते हैं मीडियन को कैसे फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन के लिए अनग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म ऑफ एन एरे डेटा फॉर अनग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू l प्लस h/f इंटू n/2 माइनस c। ठीक है, अब इनके अंदर भी हम देखते हैं कि ये l क्या है, h क्या है, n क्या है, f क्या है। ठीक है, तो n is the number of value is in given data. It is also equal to summation f in case of group data. ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डेटा के अंदर जितने वैल्यूज है वो n है। ग्रुप डेटा की सूरत में n जो है ना वो समीशन f के बराबर होता है। l जैसे पहले कहा तो लोअर क्लास बाउंड्री, उधर मॉड हम मालूम कर रहे थे तो ये l क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास था। यहाँ हम मीडियन मालूम कर रहे हैं तो l क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। h उधर भी वही हाइट या साइज ऑफ क्लास इंटरवल था, इधर भी वही है। ठीक है, f उधर फ्रीक्वेंसी 2-3 f थे आपके पास, fm फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास था ना, अभी यहाँ पे सिर्फ f है तो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। और c यहाँ पे एक चीज नया आ गया, c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास के पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, सी है। अभी मैं क्वेश्चन करेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और मीडियन क्लास ही क्या होता है, मीडियन क्लास n/2 से मालूम करता है। ये आप एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो उसमें आपका चीज क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इसकी अनग्रुप डेटा के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, देखे जी एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने फिर यहाँ पे उठाया है, दो तरीके से उठाया है यहाँ पे। अब मैंने जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन आए और वो अनग्रुप डेटा के लिए हो, ठीक है, मीडियन का क्वेश्चन हो और वो अनग्रुप डेटा के लिए हो, तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहला काम जो करना है वो एरे बनाना है। यानी इस डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ऑर्डर में आपने लिखना है, सीक्वेंस में आपने लिखना है। दूसरी बात आपने देखना है कि आपके जो गिवन डेटा है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। ऑड है तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर इवन है तो आपको वो एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू नहीं आएगा, कुछ डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा। तो उस वक्त क्या करना है, हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका अपना ओरिजिनल जो फार्मूला है वो यही है। एक और देसी तरीका भी आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखें जी, ये वैल्यू दिया हुआ था आपको, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या है, ऑड है ना। ठीक है, जोड़ी नहीं है 9 के। ठीक है, ऑड है। पहला काम मैंने एरे बनाया, इसका सीक्वेंस में लिखा, छोटे से बड़े की तरफ लिखा, 20 20 25 30, इसी डेटा को ना तरतीब से लिखा है। फार्मूला लिखा जी, द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म ऑफ एन एरे डेटा। अब n क्या था हमारे पास, 9 था, n की जगह यहाँ लिखा 9+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। इस n की जगह मैंने सिर्फ n को लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, जो कि 9 है। तो ये आपके पास, इसको सॉल्व करो तो 9+1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 फिफ्थ टर्म होता है। तो फिफ्थ टर्म इसमें कौन सा है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या आ रहा है जी, पांचवें पे 40 आ रहा है, तो 40 इसका क्या है जी, मीडियन है। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, पांचवा टर्म हमने यहाँ पे पोजीशन बताते होते हैं। फार्मूला आपको सिर्फ ये ऊपर जो TH लिखा हुआ है ना, टूथ, ठीक है, जैसे जब भी हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते हैं ना आगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये तो आपको एक पोजीशन बता रहे होते हैं ना कि इस पोजीशन पे। तो अब एरे डेटा में देखना है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब आपने इसको सीक्वेंस में किया तो ये जो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ था ना, ये जो डेटा, इससे फिर हमारा कोई काम ही नहीं है, खत्म काम। जब आपने इसको तरतीब से किया, ये फार्मूले में लिखने के बाद आपने इस तरतीब से जो लिखा है ना उसमें देखना है, उसका कौन सा वाला वैल्यू देखना है, फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ पे कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है,
40। ठीक हो गया। तो 40 क्या है, मीडियन है। समझ में आ गया ना ऑड केस के लिए। इसी तरह डायरेक्ट आपको फिफ्थ पोजीशन आ जाता है। अब हम देखते इवन, इसी में से एक चीज को हम खत्म कर देते, जैसे इसमें 40 3 दफा था ना, मैंने इधर से एक 40 खत्म किया है खुद से। ठीक है, तो इवन केस हो गया। देखो 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 9 था, एक मैंने खुद से खत्म कर दिया, अब 8 हो गया। अगर इस तरह का डेटा है, 6 डेटा हो, 8 डेटा हो, 10 डेटा हो, 12 डेटा हो, यानी इवन केसेस में हो, तो क्या करेंगे, पहला काम तो फिर तरतीब से लिखेंगे, लिखने के बाद फिर यही फार्मूला लिखेंगे, इस फार्मूले को लिखेंगे। अब के बार एन की जगह क्या है, 8 है ना। अब देखो वैल्यू कितना रह गया हमारे पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एन की जगह 8 आ गया, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 9/2, 9/2 करे तो 4.5। अब देखे जी इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, देखते हैं। 4.5, 1 2 3 4, 4 तक तो ठीक है, आगे 5 आते हैं, लेकिन 4.5 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखो जी इधर आ रहा है, ये 35 आपके पास फोर्थ पोजीशन है, और ये 40 आपके पास क्या है, फिफ्थ पोजीशन है। 0.5 इधर बीच में आ रहा है, पता नहीं उधर बीच में तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है कुछ। जब यहां पे कुछ है ही नहीं है तो क्या नजर आएंगे। ठीक है, इधर 36 37 38 39 40, ये 5 वैल्यूज इस बीच में आ रहा है। फिर चलो उसका भी हम अगर सेंटर कर दे तो ये 37.5 समथिंग, जो कि ठीक है ना, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब हम फार्मूले से निकालेंगे तो 4.5 के लिए करेंगे तो हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। किन दोनों के, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। दरमियान निकालना है तो यही करता है ना, ठीक है ना। किसी भी दो वैल्यू का आपने दरमियानी वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके दरमियान में आ रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो क्या आ गया 37.5। ठीक हो गया जी। ये था आपके पास मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए और दोनों ऑड और इवन केस के लिए, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए था। ठीक है, अब एक देसी टोटका आपको बताता हूं। ठीक है, ये अपना बनाया हुआ समझ ले आप, ठीक है ना। एक देसी टोटका ये है कि आपने देखना है वैल्यू आपको ऐसे मिला, क्वेश्चन मिलते ही आपने क्या करना है, क्वेश्चन मिलते ही आपने पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने देखना है एक वैल्यू क्या है ना, ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया, 9 है, ऑड हो गया ना। ऑड हो गया तो आप ऐसा करो, इधर से 4 इधर छोड़ दो, ठीक है, इधर से 4 इधर छोड़ दो, बीच में क्या रह गया, 4 उस तरफ छोड़ दिया, 4 उस तरफ छोड़ दिया, बीच में क्या रह गया, मिड वैल्यू, मीडियन। 50% इधर 50% इधर, बीच में जो रह गया मीडियन। डेफिनेशन यही किया था ना, बीच में क्या रह गया 40, तो क्या आ रहा था 40। तो ये आप बगैर फार्मूला शार्मूला लिखे अब इसी तरह से डेटा देखा, अरेंज किया, अरेंज करने के बाद बिल्कुल सेंटर निकाला, 4 इधर छोड़ा 4 इधर छोड़ा, बीच में जो बच गया वही मीडियन, 40। ठीक हो गया। यही काम यहां पे भी करेंगे, लेकिन यहां पे एक मसला आएगा। जब इवन केस हो तो आप देखें 8 है ना, 4 इधर छोड़ा और 4 उधर छोड़ा, बीच में क्या बचा, कॉमा बचा। कॉमा तो मीडियन नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1 2 3 4 इधर आ गया, 1 2 3 4 उधर चला गया, बीच में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ तो बचना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम ऐसे करेंगे। इस केस में हम इधर 3 को बचाएंगे और इधर भी 3 को बचाएंगे, सॉरी इधर भी 3 को छोड़ेंगे। 3 उधर छूट गया, 3 उधर छूट गया, 50% इधर 50% इधर, बीच में क्या बचा, 40 बचा और 35 भी बचा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तब भी आपके पास यही मीडियन आ जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है क्लियर ही होगा। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर वही रिक्वेस्ट आपसे कि आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, बड़ा अच्छा लग रहा है।
ठीक है ना। लेकिन पता नहीं या उस क्लास में मैंने तो अब देखा ही नहीं है क्लास को कि उसमें वही 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है या 30-30, 40-40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। लग तो ऐसा रहा है कि क्लास में इतने ही स्ट्रेंथ होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम फिर वो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल जिसपे हमने मोड मालूम किया था ना, उसी के लिए मीडियन मालूम करते हैं। अब डेटा आपका पास आ गया जी ग्रुप डेटा का। ठीक है, ग्रुप डेटा क्लासेस बने हुए हैं ये 10 to 12, 12 to 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 10, 15। ये 2 कॉलम दिया हुआ होता है। ठीक है, ये 2 कॉलम आपको हमेशा गिवन होते हैं। कौन कौन से? ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी। ये 2 कॉलम आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है ग्रुप डेटा के। तो उस वक्त आपने अगर मीडियन मालूम करना हो तो आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने मालूम करना है मीडियन क्लास। ठीक है, वो जो फार्मूले में आपको नजर आ रहा है इधर, ये जो एल है, ये जो एफ है, ये जो एच है, ये जो एन है, ये जो सी है, ये सारा कुछ मीडियन क्लास के हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस है। इन 5 क्लासेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया, हमने सिर्फ एक ऐसी क्लास को देखना है जो कि मीडियन क्लास हो। ठीक है, और ये यहां पर अभी सेंटर में आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर ये सेंटर में ही आ जाए, ये कभी आगे पीछे भी आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं किस तरह से कैसे आते हैं। तो जब मीडियन का आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये जो पहला 2 कॉलम तो गिवन नहीं होता है, आपने चुपचाप तीसरा कॉलम खुद से बनाना है सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्या जी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी माने क्यूमुलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, सी क्यूमुलेटिव मीन्स क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। एफ फ्रीक्वेंसी किस चीज को? फ्रीक्वेंसी को। अब ये फ्रीक्वेंसी है, 5 था पहला फ्रीक्वेंसी, पहले को एज इट इज लिखना है, 5 ही लिखना है। फिर पहले में दूसरे को प्लस करना है, 5 था ना पहला, पहले में दूसरे को प्लस किया, 10, 5 जमा 10, 15 हो गया। फिर उसमें तीसरे को प्लस करो, 15 जमा 15, 30। फिर चौथे को जमा करो, 30 जमा 12, 42। फिर आखिरी को जमा करो, 42 जमा 8, 50। ये आखिरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो और इन सारे फ्रीक्वेंसी का सम, यानी इन सब को प्लस करें तो वो इस आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए, और आता है। नहीं आए तो आपका गलत क्वेश्चन ही गलत, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, इधर से ही वापस जाके शुरू से फिर देखो कहां पे गड़बड़ किया है। ठीक है, फिर रिपीट करो एक दफा। चलो करते हैं। ये मीडियन की ग्रुप डेटा के लिए पहले 2 कॉलम दिया हुआ होता है, तीसरा कॉलम चुपचाप फार्मूला लिखने से पहले आंखें बंद करके सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बनाने हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका यह है कि पहले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है, उसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, उसमें तीसरी को प्लस करना है, उसमें चौथी को प्लस करना है, और फिर उसमें आखिरी में 5वीं को प्लस करना है। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे जी मीडियन क्लास मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए आप करेंगे n/2। अब मैंने कहा था n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वो तो अनग्रुप डेटा में पता चलता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डेटा में हमें नहीं पता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 से लेकर 20 तक में पता नहीं कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे बता रहा है। 10 से 12 वाले 5 है, 12 से 14 वाले 5 है, तो 15 हो गए। और 14 से 16 वाले 15 हैं, तो 30 हो गए। और 16 से 18 वाले 12 लोग हैं, 42 हो गए। और 18 से 20 वाले 8 लोग हैं, तो 50 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी यही एन हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50। ठीक है, समीशन एफ के बराबर होता है, ये पहले भी कहा था। तो 50 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास आ गया 25। क्या करना है? दोनों कान खोलो, गौर से सुनो इस बात को। 25 आ गया ना, n/2 करके 25 आ गया। अब सुनो सुनो, इस 25 को आपने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है। क्या करना है? ये जो n/2 करके जो 25 आया है, उसको आपने इस CF वाले कॉलम में देखना है। ठीक हो गया जी? रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला का मीडियन क्लास मालूम करना है, n/2 करना है। n/2 करके जो भी आंसर आता है 25, उसको आपने इस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है।
देखना क्या है, ये देखना है कि इसके पहले तो ये देखो कि वही वैल्यू इधर है कि नहीं। ठीक हो गया, 25 आया है तो मैं इसमें देखता हूं 25 इसमें है कि नहीं। नहीं है जी। अगर वही वैल्यू इसमें नहीं है तो इसके सबसे करीब वैल्यू कौन सी है, द मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए। फिर इसी के अगला नियरेस्ट वैल्यू, इससे बड़ी नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो देखो जी कौन सी है, 30 है। तो ये जो पूरी क्लास होगी जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये जो पूरी क्लास होगी वो आपके पास क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। अब ऊपर वाले और नीचे वाले क्लासेस से हमारा कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी और नीचे वाले फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया। अब हम ढूंढते हैं जी, अब एल है जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, मीडियन क्लास ये है, ये इसके अपर है, ये इसकी लोअर है, तो एल की जगह क्या आ गया 14। एच है जी हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, इसका डिफरेंस 16 माइनस 14 2। एफ है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है जी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 15, इधर 15 लिखा। एन तो पहले लिखा हुआ है 50 है, समीशन एफ के बराबर होता है 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। सी के लिए मैंने कहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो मीडियन क्लास की प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस, तो कौन सा है प्रीवियस में 15, तो सी की जगह आ गया 15। इन सबको सॉल्व करो तो आ गया आंसर 15.33। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियन। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में मैं असाइनमेंट वगैरह में या पेपर में यही क्वेश्चन उठा के दे दूं, वो कुछ भी हो सकता है। और ये मीडियन क्लास भी सेंटर में आए ये भी जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकता है। आपको ये रूल्स फॉलो करना है, ये रूल्स आपने याद रखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ ले, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ठीक है ना, बार बार आप पूछे, आप 1000 दफा पूछे, मैं 1000 दफा आपको समझाने को तैयार हूं। लेकिन ये रूल्स आपको याद है तो क्वेश्चंस कोई किस तरह के भी दे देना, आपका वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। इसके प्लस माइनस पॉइंट्स को देखते हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। ये तीनों पॉइंट में आ गया, देखो जी, मीन में भी, मीडियन में भी, मॉड में भी। ठीक है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये वाले पॉइंट भी जो है ना सिर्फ अर्थमेटिक मीन में इफेक्ट करता है, जो पहले में हमने किया था, क्योंकि उसमें बड़ी वैल्यू आ जाता है तो प्रॉब्लम कर, इधर नहीं करते। ठीक है, मिड वैल्यू आपने निकालना है, तो मॉड में भी इधर भी ये इफेक्ट नहीं करता रिजल्ट को। इट मे बी कैलकुलेटेड इवन फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और वो आपका था मॉड, वो उसमें नहीं कर सकता था। ओपन एंड में जो है ना अर्थमेटिक मीन आप फाइंड नहीं कर सकते आप। और ओपन एंड क्लास मैंने आपको बताया था, जिसमें पहली क्लास की स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ था, स्टार्टिंग के लिए लेस देन कुछ लिखा हुआ होता है, लेस देन 50 लेट सपोज, या ठीक है ना। और आखिरी क्लास के जो है ना, आखिरी क्लास में वो मोर देन लिखा हुआ होता है, मोर देन 100 या 500। ठीक है, तो अब हमें नहीं मालूम कि 50 से नीचे पता नहीं कौन कौन से डेटा कहां तक है और 100 से ऊपर कहां तक है। तो वो ऐसी क्लास होते हैं ना जिसमें सर और धड़ दोनों, पैर दोनों का पता नहीं होते, तो उस केस में वो मीन हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि मीन में हमने सारे वैल्यू को इकट्ठा करना है ना, ऐसा ही है ना। और मोड में तो हम ऐसा नहीं करते। मोड में आपके पास मॉडल क्लास जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही आपका मॉडल क्लास, उसी क्लास में से डेटा लेने होते हैं। और मीडियन में भी आपने मीडियन क्लास को लेना है तो वो मीडियन क्लास भी इसी बीच में कहीं आ जाता है, तो पहले और आखिर से हमारा कोई सच काम नहीं होता। तो इट मे बी कैलकुलेटेड इवन फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके प्लस पॉइंट में आते हैं मॉड और मीडियन के, सिर्फ मीन में नहीं आते हैं। इट कैन बी एग्जैक्टली कंप्यूटेड, ये आपको आइडिया हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर बता देते हैं ये। सम केसेस इट मे बी लोकेटेड जस्ट बाय इंस्पेक्शन, जैसे मैंने वो देसी टोटका नहीं बताया था, जस्ट आपने डेटा को देखा, इंस्पेक्शन किया, करने के बाद आपने बता दिया ये मीडियन है। इट इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, और क्वालिटेटिव डेटा के लिए ये बेस्ट है, मीडियन इज द बेस्ट। मॉड भी आप फाइंड कर सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा का, लेकिन मीडियन क्या है,
वो बेस्ट है। और नेगेटिव पॉइंट, इट कैन नॉट बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है ना, एक मैथमेटिकल फार्मूले से ये सिंपली मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, एक पोजीशन बताते हैं आपको, फिर उस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अनग्रुप डेटा में आपने देखा necessitates arraying of data before it can be found। ठीक है ना, arraying करना मतलब इसको पहले तरतीब से लिखना पड़ता है। ठीक है ना, और इट इज लेस कॉमनली यूज एवरेज देन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की निस्बत ये इतना मशहूर एवरेज नहीं है। इट इज नॉट बेस्ट सुटेड फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट लाइक अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की तरह जो है ना कि ये आगे फर्दर इसके के लिए अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसको प्लीज काइंडली, मैथमेटिकल काम है, क्वेश्चन खुद से बना लें, किसी बुक से उठा लें, नेट से उठा लें, कहीं से भी आप देख लें, इसी टाइप के क्वेश्चन उठा लें और इनको गौर से सुन के, देख के, पढ़ के आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। जिसको जहां मसला हो स्क्रीनशॉट लें और मुझे व्हाट्सएप करके भेज दें। मैं आपको इंशाल्लाह इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।